कई लोगों की इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। अपने हस्बैंड का जो सीमन सैंपल होता है उसको फ्रीज करा सकते हैं। तो आईयूआई इस तरह के कपल को कैसे हेल्प करेगा? 20% से ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं होती। हेलो, आई एम डॉक्टर मनन परिक फ्रॉम कृष्वी आईयूआई सेंटर एंड वुमेन्स हॉस्पिटल साउथ भोपाल अहमदाबाद। आज हम बात करेंगे फास्ट लाइफस्टाइल और उसके रिलेटेड इनफर्टिलिटी इश्यूज़ के बारे में। आज आप इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर अर्चना से, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। सो ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सो मच। मैडम, आजकल लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई हो, लड़का हो लड़की हो, सब करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। तो ऐसे में उनको कंसीव करने में परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं। कई लोगों की इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। तो ऐसे कपल्स के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, अब इस केस में ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक स्त्री बीज और एक पुरुष बीज जो होता है उनका मिलन होने के लिए टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए हम फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जो एक स्त्री बीज होता है, जब वो एक ओवरी से रिलीज होता है, वो रिलीज होने के बाद में फर्टिलाइज हो सके इस स्थिति में वो 12 से 24 घंटे रहता है। यानी कि 12 से 24 घंटे में अगर पुरुष बीज स्त्री बीज से आके मिल गया, स्त्री बीज या पुरुष बीज मैं कहना चाहूंगी, पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ व्यूअर्स को। स्त्री बीज यानी कि एग और पुरुष बीज यानी कि स्पर्म। तो अगर जो स्पर्म है वो एग से उस 12 से 24 घंटे के बीच में आके मिल गया तो एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर वो स्पर्म 12 से 24 घंटे के बीच में उस एग से आके नहीं मिलता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। यानी कि ये जो हमारी टाइम पीरियड की जो विंडो होती है फर्टिलाइजेशन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसके लिए हमें थोड़ी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ में आ सके फीमेल एनाटॉमी। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक पिक्चर है, जहाँ नीचे यहाँ पे वेजाइना है, ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी। तो ये जो ओवरी होती है इसमें से हर महीने एक एग रिलीज होता है। वो एग रिलीज होके यहाँ इस ट्यूब में आता है और वो ट्यूब में ही रहता है। अगर सही समय पर कपल इंटरकोर्स करते हैं तो स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइना में यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये सारे स्पर्म्स इस यूट्रस से होते हुए, इस ट्यूब से होते हुए, यहाँ जो एग पहले से प्रेजेंट है या आने वाला है उससे मिलकर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ये एम्ब्रियो 5 से 6 दिन ट्यूब में से होता हुआ यूट्रस तक पहुंचता है और फिर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो ये प्रेगनेंसी कहलाती है और फिर ये प्रेगनेंसी आगे प्रोसीड करती है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे जो ये ओवरी से एग रिलीज हुआ है, इसको 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। फिर जब आपने इंटरपोज किया और स्पर्म्स 24 घंटे के बाद में यहाँ आते हैं तो ये एग अब फर्टिलाइज हो नहीं सकता और एम्ब्रियो नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग प्रेजेंट है तो स्पर्म्स या तो उसके पास तुरंत पहुंच जाने चाहिए या पहले से वहाँ पे होने चाहिए, ताकि एग जैसे ही रिलीज हो तो स्पर्म्स के साथ में घूमकर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सके। तो ये हम समझते हैं कि टाइमिंग इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, ये सब तो समझ में आ गया। अभी फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है कि कपल की ड्यूटी की शिफ्ट अलग अलग है। कोई किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की डे शिफ्ट है, तो लोग इंटरपोज टाइम नहीं कर पाते। तो ऐसे कपल के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? इस तरह के कपल्स के लिए फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि पहले अगर प्रिलिमिनरी जो हमने रिपोर्ट्स कराए हैं, सीमेन रिपोर्ट है या फीमेल के लिए कुछ ब्लड सैंपल्स के जो AMH की रिपोर्ट है, ट्यूब टेस्ट करी है, वो सब नॉर्मल है अगर, तो IUI के इनके लिए एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है। ओके, तो आईयूआई इस तरह के कपल को कैसे हेल्प करेगा? देखिए, IUI का मतलब होता है कि उसमें हम हस्बैंड के सीमन को वॉश करके फीमेल के यूट्रस के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ कैथेटर डालते हैं। इसमें टाइम इस तरह से किया जाता है कि हम फीमेल के सोनोग्राफी की मदद से जो हर मंथ एक एग रिलीज होता है उसे टैग करते हैं। ज़्यादातर जो एग्स होते हैं वो जब 18 से 20 mm के हो जाते हैं तब वो रप्चर होते हैं। रप्चर का मतलब होता है कि वो ओवरी से रिलीज होके ट्यूब में आते हैं ताकि वो स्पर्म से मिल सके। अब IUI के पेशेंट को हम डे 2 से ट्रैक करना चालू करते हैं ताकि हम साइज को मॉनिटर करें। फिर हम डे 9 या डे 10 ऑफ मेंसेस जो होता है उस दिन सोनोग्राफी से देखते हैं। 13वें या 14वें दिन पे हम वापस से सोनोग्राफी से देखते हैं। जब जो फॉलिकल होता है वो 18 से 20 mm का हो जाता है तब हम
IUI को टाइम करने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं, उसे एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रिगर इंजेक्शन का मतलब होता है कि वो एग 36 घंटे बाद में उस इंजेक्शन के रिलीज हो ही जाएगा, इतना हमें पता है। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि ये जो इंजेक्शन हमने दिया है इसके 36 घंटे के बाद में ये एग रिलीज होके ट्यूब में आ जाएगा, तब हम IUI करते हैं। यानी कि हस्बैंड को हम बोलते हैं कि आप सीमन सैंपल दीजिए, उसको सैंपल को वॉश करते हैं और 36 घंटे के बाद में हम वापस से फीमेल के यूट्रस के अंदर उसको डालते हैं। तो यानी कि जब हमें पता है कि अब एग भी आ जाने वाला है और स्पर्म भी टाइम से पहुंच जाएगा, तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह से ऐसे कपल्स को IUI की मदद मिलती है। ओके मैडम, ये तो समझ में आ गया कि ट्रिगर इंजेक्शन देने के 36 घंटे बाद हम IUI की प्रोसेस है वो टाइम कर सकते हैं कि इससे कपल को प्रेगनेंसी रोकने में मदद मिले। हमारे पास ऐसे भी कपल्स आते हैं जो अलग अलग सिटी में रहते हैं, एक दूसरे को फ्रीक्वेंटली मिल नहीं पाते, तो ऐसे कपल्स के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, इस तरह के कपल्स के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है ऐसे तो, पर फिलहाल हम 2 ऑप्शंस की बात करते हैं। देखिए, अगर फीमेल किसी एक सिटी में रहती है, मेल किसी दूसरी सिटी में जॉब कर रहा है, मिलना पॉसिबल नहीं है, इंटरकोर्स नहीं हो पाता है सही टाइम पे, तो ऐसे केसेस में फीमेल जिस सिटी में रहती है उस सिटी में आप किसी IVF सेंटर पर जाकर अपने हस्बैंड का जो सीमन सैंपल होता है उसको फ्रीज करा सकते हैं। इस फ्रीज सैंपल से आगे आप या तो IUI करवा सकते हैं या तो IVF करवा सकते हैं, पर दोनों की सक्सेस रेट में बहुत फर्क होता है। जैसे अगर आप IUI की तरफ जाएंगे तो एक बार IUI जब हम करते हैं, अगर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो 15 से 20% से ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं होती। पर वहीं अगर फीमेल को जल्दी कंसीव करना है, फास्टर रिजल्ट चाहिए, तो आप अपफ्रंट IVF की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कि एटलीस्ट 70 to 80% सक्सेस रेट है। अच्छा, तो ये सीमेन फ्रीजिंग की जो फैसिलिटी होती है वो सिर्फ IVF सेंटर में ही अवेलेबल होती है? देखिए, IVF सेंटर्स में सीमन को फ्रीज करना, एम्ब्रियो को फ्रीज करना, ये एक रूटीन प्रोसीजर होता है और इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जो कि IVF सेंटर में आपको इजीली अवेलेबल होती है। और इन सैंपल्स को आगे मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है, जो कि इजीली IVF सेंटर पे मेंटेन करी जाती है। अच्छा, ये सैंपल को लेने के बाद इसको मेंटेन भी करना पड़ता है, तो ये मेंटेनेंस में एक्चुअली करते क्या है? देखिए, सीमन को फ्रीज करने के बाद ही उसे एक स्पेशल कैन में रखा जाता है, जिसमें कि लिक्विड नाइट्रोजन रहती है। अब ये लिक्विड नाइट्रोजन टाइम टू टाइम इवेपोरेट होती जाती है, तो इसका लेवल धीरे धीरे गिरता जाता है। इसको बहुत सालों तक सीमन सैंपल को मेंटेन किया जा सकता है। उसको मेंटेन करने के लिए उसमें लिक्विड नाइट्रोजन का जो लेवल होता है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है, जिसको मेंटेन करने के लिए हमें टाइम टू टाइम इसे रिफिल करना पड़ता है। इसीलिए IVF सेंटर्स में ये सुविधा बहुत इजीली अवेलेबल होती है। अच्छा, तो सीमेन सैंपल को फ्रीज करने के बाद उसको कैन में रखना पड़ता है और लिक्विड नाइट्रोजन टाइम टू टाइम रिफिल करना पड़ता है। ये सारी फैसिलिटी IVF सेंटर में होती है, इसीलिए आप सजेस्ट करते हैं कि सीमेन सैंपल IVF सेंटर में फ्रीज कराना चाहिए। ओके, ये समझ में आ गया। अभी अगर सीमेन सैंपल को फ्रीज करते हैं तो उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर सीमन सैंपल को हम फ्रीज कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम जब उसको थॉ करते हैं, थॉ पर मतलब कि जब उसको वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते, तो 5 से 10% स्पर्म्स जो होते हैं वो हमें नहीं मिलता थे, सर्वाइवल रेट का कम हो जाता। और अगर किसी का काउंट बहुत ही अच्छा है तो उस केसेस में IUI करने पे रिजल्ट बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर काउंट ऑलरेडी कम है और इसे सैंपल को फ्रीज किया गया है और फिर वापस से नॉर्मल टेम्परेचर में हम लेकर आते हैं, तो IUI में जो सक्सेस रेट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, तो जिसका काउंट बहुत ही ज़्यादा कम है स्पर्म काउंट, तो ऐसी कपल्स को बजाय सीमेन फ्रीज करा के उसका IUI करे, उससे बेटर ये है उनके लिए कि वो अपफ्रंट IVF के बारे में सोचे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली, अगर काउंट ऑलरेडी कम है तो हम जानते ही हैं कि स्पर्म्स को जब हम वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे तो कंपाउंड पंख को ही जाने वाला है। तो ऐसे केसेस में IUI करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सक्सेस रेट बहुत ही कम हो जाती। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को हम यही एडवाइस करते हैं कि आप डायरेक्टली IVF की तरफ ही जाएं, वही आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। आज के क्वेश्चन आंसर का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। See you all guys in the next video with more such informative videos. Thank you so much.